ऑल स्टूडेंट्स, आज हम अंग्रेजी ग्रामर में टेंस का शुरुआत करेंगे। हम इसमें क्लास नहीं कह सकते क्योंकि टेंस 6 to 12 अपर लेवल में भी लो लेवल में भी टेंस सेम रहता है, टेंस का भी परिवर्तित नहीं होता। अब टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल या समय। काल या समय। देखिए, समय आप बहुत पहले से परिचित हैं। समय क्या होता है? समय हम जानते हैं, हम समय के साथ साथ चलते हैं, समय से संबंधित होते हैं। ऐसा तो है नहीं भाई, अगर हमने सोया तो उसका भी समय निर्धारित है, पढ़ाई की उसका भी समय निर्धारित है, पिछले दिनों में जो हमने काम किए उसका भी समय था, आने वाले समय में भी कुछ काम हम करेंगे, वर्तमान में हम कुछ कर रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इस टेंस का डिफिनेशन क्या होगा। इस टेंस का डिफिनेशन क्या होगा? चलिए, तो डिफिनेशन में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। फिर से एक बार सुन लीजिए। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। जैसा कि आपने परिभाषा लिख लिया होगा, टेंस डिवाइड इनटू थ्री पार्ट। यानी टेंस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसे हम कहेंगे वर्तमान काल, इसे हम कहेंगे भूतकाल, और इसे हम कहेंगे भविष्य काल हिंदी में। अब हमें जानना जरूरी होगा कि ये 3 काल हो गए। एक ही काल था, 3 काल हो गया, तो ये कैसे हुआ? चलिए अब छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आज के 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले जो कार्य हुआ, फिलहाल हम उसको ना पढ़े जान करके पहले जानते हैं। फर्स्ट में लिखा गया वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है कि जब कोई वाक्य में कोई कार्य तुरंत करना पाया जा रहा हो। वर्तमान में, जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं, इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है, ये प्रेजेंट टाइम का समय है जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा आता है भूतकाल, यानी जो हम पिछले दिनों में जो हमने काम किया, जो समय बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काल मतलब जो समय अभी आने वाला है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा सुबह के टाइम घर पे स्नान करता है, भोजन करता है, स्कूल के लिए आता है, फिर वो स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल में पढ़ने लगता है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, तो इस समय हम पढ़ रहे हैं,
तो ये हमारा वर्तमान काल, ये वर्तमान समय है। और हम इस पढ़ाई करने से पहले कुछ काम कर रहे थे 2-3 दिन पहले, वो समय जो था वो भूतकाल था। अब अभी हम पढ़ाई करने के बाद कुछ करेंगे, हमारे माइंड में कुछ होगा कि हम पढ़ाई करने के बाद अभी कुछ करने जाएंगे, घर जाएंगे, पढ़ाई करने के बाद रेस्ट करेंगे या कोई दूसरा काम करेंगे। यानी जिसको अभी हम सोच रखे हैं कि अभी मान लो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद अभी घर जाएंगे, बाजार जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं, अभी उस काम को किए नहीं है। जिस काम को हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट का टेंस हो गया, और जिसको हम कर चुके हैं बहुत समय पहले वो भूतकाल हो गया, और जो अभी हम आने वाले समय में करेंगे वो आपका फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल हो गया। अब हम आपको बता दें कि ये तीनों टेंस डिवाइड इनटू 4 पार्ट, 4 भागों में इन्हें बांट सकते हैं, सबको 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए 4 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरीके से इसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये देखिए टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, और इन तीनों भागों को, जैसे देखिए टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ये देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब जानिए इन चारों में 4-4 है, पर वो टेंस नहीं सेंटेंस है। चलिए देखिए एक की हम बात करते हैं, बाकी आप स्वतः लिख लीजिएगा। इसको हम कहेंगे, फर्स्ट होगा पॉजिटिव सेंटेंस, सेकेंड होगा निगेटिव सेंटेंस, थर्ड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको ये बता दें कि जिस प्रकार टेंस 3 प्रकार का हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, फिर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी 3 गुणे 4 यानी 12 होगा। अब इन चारों में 4-4, जैसे इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 सेंटेंस हमने लिखा, क्या लिखा? 4 सेंटेंस लिखा। चार सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 4 होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर इसमें भी 4 होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसमें भी होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा और इसमें भी 4 सेंटेंस होंगे। इतनी बात आपके समझ में शायद आ चुकी होगी। अब आगे हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि टेंस का डेफिनेशन हमने लिखा दिया, टेंस का डेफिनेशन हमने लिखवा दिया, डिवाइड भी हमने किया है 3 पार्टों में। तो हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट से, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। चलिए, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो अभी हमने टेंस का एक डेफिनेशन लिखा है, जिस डेफिनेशन को आप शायद लिखे भी होंगे कि टेंस वाक्य में, किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। तो बात हम कर लेते हैं फर्स्ट की, जिसमें हमने आपको कहा कि प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट टेंस से हम कहते हैं वर्तमान काल। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें अगर हम, तो डिफिनेशन में आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्रिया का या वर्ब का वह रूप है जो कार्य का संबंध वर्तमान से जोड़ता है। फिर से सुन लीजिए कि प्रेजेंट टेंस क्रिया का वह रूप है जिसके कार्य ये प्रदर्शित करते हैं कि वह कार्य वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टेंस को 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने शुरुआत किया है पहला, फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में हमने 4 बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसमें उसका पहला हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। चलिए, इसको हम ए मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट क्या लिखाया है आपको? हमने लिखाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखाया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसे हम कहेंगे अपूर्ण काल। अपूर्ण काल, हिंदी में कहेंगे अपूर्ण काल। चलिए, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो आपको कहना होगा कि जिस टेंस में, फिर सुनिएगा, जिस टेंस में कार्य का प्रारंभ होना तो बताया जाए, लेकिन उसके पूर्ण होने का, इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वह टेंस जिसमें कार्य के प्रारंभ होने का भाव होता है परंतु पूर्ण होने का कोई भाव नहीं प्रकट होता, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आगे बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पहचान। क्या कहेंगे? पहचान। अब इसको भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। इस काल के, यानी किस काल के? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो। जैसे सुनिएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी हमने टेंस लिखा था, टेंस के 3 रूप थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट का पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो था वो क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस था। क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक।
सकारात्मक वाक्य। ध्यान रहे आपको, पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, और हिंदी में से सकारात्मक कहिए या स्वीकारात्मक वाक्य कहिए या फिर साधारण वाक्य कह दीजिए। चलिए अब इस सेंटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इस सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। तो इस सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स लिख लेते हैं। रूल फर्स्ट में अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर यस या ईएस लगाते, पहला रूल आपका हो गया। अगर हम दूसरे रूल की बात करें, रूल सेकंड की, तो आपको कहना होगा आई बी, डब्ल्यू लिखेंगे आप, बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तथा यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। रूल हमने लिख लिया। अब उसके बाद बात आती है फार्मूला की हिंदी अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी होती है सूत्र। क्या होती है? सूत्र। फार्मूला हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यस लगाना है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना, प्लूरल में लगाना नहीं है। इस नाते फार्मूले में यदि आप चाहें तो लिख लें और ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि सिंगुलर में ही लगाना है, प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। तो चलिए हम नहीं लिखते हैं, या लिख लेते हैं यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपके पास फार्मूला हो जाता है, ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। अब फार्मूला आपके सामने लिख दिया गया। अगर हम इसकी हिंदी में बात करते हैं तो इसकी हिंदी होगी कर्ता, इसकी हिंदी होगी क्रिया, और इसका हिंदी होगा कर्म, और ये आपका अन्य शब्द है, और ये आपकी सहायक क्रिया है, बट यहां यूज नहीं करेंगे। ये आप फार्मूले से समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। सपोज दैट हमने एग्जाम्पल दिया, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। फिर हमने दे दिया वह खाना खाता है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। या फिर हमने दे दिया वे स्कूल जाते हैं। ये 3 सेंटेंस मान लीजिए मेरे सामने आए, तो मैं आपको ये बताएंगे कि किसी भी बच्चे के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि बच्चा इसको पढ़ता है। चलिए हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लीजिए। वो लिखा गया है वह स्कूल जाता है। क्या है? जाता है। तो कुछ बातें आती हैं बच्चे के सामने। पहली समस्या ये आती है कि ये किस टेंस में है। पहली समस्या किस टेंस में है, तो इसको हमें बताएंगे। समस्याओं को हम नोट कर लेते हैं कहीं किनारे। किस टेंस में पहली समस्या आती है बच्चे के पास। दूसरी समस्या आती है कि उस टेंस के किस में है, क्योंकि हर टेंस में 4 सेंटेंस हैं।
पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 4 सेंटेंस हैं। तो उस टेंस के किस सेंटेंस में है, चलिए किस सेंटेंस में है, ये समस्या आ गई। मान लो सेंटेंस क्लियर भी हो गया कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में, तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती और आ जाती है कि फार्मूले में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपको समस्या हुई। तीसरी समस्या, चौथी समस्या उसके अंदर क्या आती है, मीनिंग्स, कि मीनिंग्स उसकी क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दिया, उसका मीनिंग नहीं मालूम है। मेरी उम्मीद से इतनी ही समस्या आएंगी, इससे भी एबव हो सकती है या कम भी हो सकता है। फिलहाल हम इतने बिंदुओं पे चर्चा करते हैं कि इतनी समस्याएं कैसी थी। अब इन समस्याओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहली समस्या है किस टेंस में है। अब टेंस को जानने से पहले हम थोड़ा सा देहाती उदाहरण अगर लेंगे तो शायद हो सकता है हम आपको बहुत अच्छे से समझा दे जाएं। देहाती उदाहरण में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, जिसका काम है उसको हम अभी लिखे हुए हैं। देहाती उदाहरण में अगर उस पहले पॉइंट को हम जानना चाहें कि किस टेंस में है, तो इस पे एक उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। इस पे एक उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है कि आज हमारे देश में जातीयता नामक जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो उससे पहले जाति जानने की कोशिश करता है कि किस कास्ट का है, कि हमारी बिरादरी का है या नहीं है। ये शायद हम लोगों के पढ़े हुए व्यक्तियों का दुर्भाग्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो ये करने के लिए नहीं, इस बुराई को हमें मिटाना है, मिटाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। फिलहाल वो तो बातें दूसरी हो गई। उसी जाति वाले पॉइजन से हमें एक बात थोड़ी अच्छी मिलती है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपके घर कोई पहुंच गया, आपके घर कोई व्यक्ति अनजान आ गया और आप भी उसी पॉइजन के शिकार हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे, ये जानने की कोशिश करोगे कि ये किस जाति का व्यक्ति है। अब आप अंगूठा टेक है नहीं, अनपढ़ है नहीं कि आप सीधे जाके बोलेंगे कि आप किस जाति के हैं। अगर ऐसा बोलोगे तो पहली बात आपका संस्कार, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज ये अलाउ नहीं करेगा कि हम ऐसे सीधे जाके बोलें आप किस जाति के हैं। तो आप कैसे जाओगे, जात जानना है। अब आपको ये भी डर है कि हम इससे अगर उल्टा बोल देंगे तो शायद नाराज हो जाए अगला सामने वाला जो भी आया हमारे पास, और जाति जानने की बड़ी हार्दिक इच्छा आपकी, तो आप क्या ट्राई करोगे। एक सेकंड आप सोचिए। चलिए आपके दिमाग में अगर नहीं आया तो हम बताते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा सिस्टम है। आप उससे कहिए भैया आपका शुभ नाम क्या है, भैया आपका शुभ नाम, शुभ नाम। आपका नॉलेज यहाँ ओवरलैप कर रहा है, नॉलेज बता रहा है कि आप पढ़े हैं। शुभ नाम, नाम नहीं शुभ नाम। उधर से जवाब आया राजेश तिवारी या राजेश वर्मा या राजेश यादव या राजेश सिंह, कुछ भी आ सकता है। अब तो आप कुछ क्लियर कर ले गए होंगे कि कास्ट जानना है तो कहां जाना है, उस व्यक्ति के नाम के पीछे वाले वर्ड पर। उस व्यक्ति के नाम के पीछे वाले शब्द पर आपकी नजर फट से जाएगी और आप उसकी शब्द को देख करके जान जाएंगे। लेकिन कब, जब आप उन जातियों को एक बार सुने होंगे, अर्थात पहचान जानते होंगे। इसे में पहचान लिखा है कि ता है, ती है, ते हैं, आता है। तो अगर इसमें तिवारी आया वो पंडित जी, वर्मा आया वर्मा जी, यादव आया यादव जी, सिंह आया क्षत्रिय,
तो वैसे अगर आप सबका आइडेंटिफिकेशन याद किए होंगे, जानते होंगे थोड़ा बहुत, तभी तो पहचान कर पाएंगे। जब आप तिवारी कभी सुने नहीं होंगे तो तिवारी को कैसे जान पाएंगे? इस नाते थोड़ा बहुत तो आपको जानना जरूरी होगा, थोड़ा सा लर्न करना होगा आपको, और उसी से आप पीछे वाले वर्ड से फट से जान जाते हैं। पीछे वाले वर्ड से अब हाँ, एक बात आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि किसी के पीछे अगर ना लिखा हो तो देखिए, जब हम कैटेगरी अलॉट नहीं कर पाते तो उसको लो कैटेगरी में, अगर हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आप सवाल लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 0 नंबर की तरफ जाएंगे, ना कि नंबर पाएंगे। तो अगर यहाँ नहीं स्पष्ट तो आप समझ लीजिए कि शायद वो लो लेवल पे है, इस नाते इसके पास नहीं है। हो सकता है कि वो हाई लेवल का हो, किसी ऊंचे जाति का हो, अगर उसने नहीं लिखा तो हम मानेंगे क्या कि वो लो कैटेगरी में होगा? फिलहाल हम इससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये हमारे समाज का जहर है, इसे हमें हटाना है। इसमें हमें जो थोड़ा सा इससे रिलेटिव समझाने के लिए लेना था उसको हमने ले लिया, और हमें इस जातीयता पॉइजन को जड़ से खत्म करनी है। अब इसी पे आधारित हमारी बात यहाँ थी, शायद इस नाते हम इसकी चर्चा की। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। वह स्कूल जाता है, जैसे यहाँ तिवारी वर्मा यादव सिंह आया था, वैसे यहाँ पर क्या आ गया? ता है, यानी ये क्या है? पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। पहचान लिया हमने। अब अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। चलिए, पहला समस्या हमारी दूर। हम उसके पीछे वाले वर्ड से पहचान ले रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस में है। दूसरी समस्या हमारी सामने आती है कि वो सेंटेंस जो हमें मिला वो किस टेंस में था, वो तो पता चल गया, लेकिन उस टेंस के किस सेंटेंस में है, पॉजिटिव में है, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। तो आप चेक करिए, देखिए इसमें कहीं नहीं आया है, नहीं वर्ड आया है, नहीं आया है। तो अगर नहीं इसमें नहीं है तो निगेटिव नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये कोई आया है? नहीं आया, इसके मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है ये। और दोनों ही आए हैं, क्या, क्यों, नहीं, दोनों आया है, नहीं आया, इसके मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी नहीं है। तो अगर हमारे पास 4 ऑप्शन थे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अगर 3 नहीं है तो एक वाला तो होगा ही, एक वाला तो होगा, यानी हमारा क्लियर हो गया कि किसमें है ये? पॉजिटिव सेंटेंस में है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब तीसरी समस्या हमारे पास क्या आती थी? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जानने के लिए। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जानने के लिए हमें एक बार सेंटेंस को पढ़ना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। वह स्कूल जाता है। अब ये बताइए कि इस सेंटेंस में मेन हीरो कौन है? अगर स्कूल कोई जा रहा है तो कौन जा रहा है? वो जा रहा है कौन? वह। मेन हीरो हमारा यही तो है, स्कूल यही तो जा रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या? सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का जो मेन हीरो होगा, अर्थात उस कार्य को करने वाला होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया। अब हमारी बात आती है वर्ब को क्लियर करने की। देखिए हमने जब पता लगाया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का फार्मूला कह रहा था पहले से सब्जेक्ट पता करो, तो हमने सब्जेक्ट पता कर लिया। अब हमारा फार्मूला कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब पता करिए। तो वर्ब पता करने के लिए आपको ये देखना कि जो हमारा मेन हीरो है, यानी कार्य को करने वाला है, वो कौन सा कार्य कर रहा है, वर्क क्या है उसका। तो वर्क क्या है उसका? जा माने वो जाने का काम कर रहा है। तो ये वर्क जो होगा यही हमारा वर्ब होगा। अब बात आती है कि वर्क कर रहा है तो क्या कर रहा है, या जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो यही बात आई हमारी, स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब तीसरी समस्या क्लियर हो गई। मीनिंग वाली जो रही बात, आपको आप में भी हम बता दें कि मीनिंग पूरी डिस्क में किसी को याद नहीं होती। आप एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज। जितना आप वर्क करोगे, जितना आप ट्रांसलेशन करोगे, उतनी ढेर सारी मीनिंग्स आपको मिलती जाएंगी, याद होती जाएंगी, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी, बशर्ते आपका लगाव इसमें हो जाना चाहिए। टेंस में अगर आपका लगाव हो गया तो शायद आप
ये मीनिंग की समस्या दूर हो जाएगी। अब तीसरी समस्या हमारे पास जो थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को छांटने की, उसको हमने छांट लिया। अब इसी को सेम उठा करके हम इस फार्मूले पे रखते हैं। तो फार्मूला हमारा सबसे पहले क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए आप। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। क्या होता है? ही। अब ही उसके बाद कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमारा वर्ब यहाँ का है जा, जाने की अंग्रेजी गो, जाने की अंग्रेजी गो। पर ध्यान रहे रूल में हमने लिखाया है कि ही सी इट और सिंगुलर के साथ यस या एस लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ई एस। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और यस या ईएस में से हमने ईएस लगा लिया यहाँ पे। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? स्कूल, तो गोज टू स्कूल। अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इसमें कोई और वर्ड बच रहे हैं? अगर बचेगा तो अदर वर्ड की जगह पे लिखा जाएगा, और अगर नहीं बचेगा तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा दिए। हमने पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिया। दूसरा सेंटेंस है हमारा वह खाना खाता है, तो ता है हमारा पहचान हो गया, खा हमारा वर्ब हो गया, और खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसका हो जाएगा ही ईट्स द फूड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ आए तो इसका वह की अंग्रेजी होती है दे। अब इतना तो निकाल दीजिए, पहचान है। जाने की अंग्रेजी गो। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस नाते गो टू स्कूल। क्लियर? अब आपकी शायद समझ में आ गया होगा। अब दो एक हम बोलने की कोशिश करते हैं, आप भी ट्राई करिए। जैसे लिखिए कि मैं खाना खाता हूँ, वह स्कूल जाता है, वह पानी पीता। आप ऐसे बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट में ता है ती आना चाहिए। अब बीच में ना तो नहीं आए ना क्यों आए। अगर नहीं आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम फर्क बता देते हैं कि अगर यहीं कहीं नहीं आ गया होता इस सेंटेंस में तो नेगेटिव हो जाता। क्या क्यों कब कहाँ ये आ जाता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। अगर क्या क्यों कब और नहीं ये सब आ जाते, दोनों इंट्रोगेटिव वर्ड भी आ जाए और नेगेटिव वर्ड भी आ जाए, तो वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता। फिलहाल उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी तो हम इसकी चर्चा करनी नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव का अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। पॉजिटिव की पढ़ाई करते करते हमने ये सब जान लिया है। हम आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे कि हो सकता है कुछ बच्चों को समस्या होती हो सिमिलर प्लूरल सब्जेक्ट्स छांटने में। तो हम बता दें कि ही माने होता है वह, ही माने होता है, ही माने होता है वह उसे उस ऐसे, इसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। सी अगर वह उसे क्या, अगर वो फीमेल जेंडर है तो वहां पर हम सी का प्रयोग करेंगे। ही सी इट प्रायः हम निर्जीव वस्तुओं या मौसम आदि के लिए करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो, वो सिंगुलर होगा। जैसे राम श्याम गीता सीता, किसी का नाम होगा वो सब सिंगुलर होंगे। किसी जगह का नाम होगा सिंगुलर होगा। अब ये तो बात थी सिंगुलर की। अगर प्लूरल की बात हम करें, प्लूरल में आई माने मैं, मुझे, मुझको, मेरा। अगर सब्जेक्ट में है तो उसके आई लगाएंगे। और बी माने हम, हमने, हमसे, हमको, ये बी हो गया। यू माने तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारे। तुम्हारे जब पॉजिटिव केस में होगा तो योर लगेगा, नहीं सब्जेक्टिव होगा तो यू लगेगा। और आप के लिए भी यू का प्रयोग किया जाता है। आई बी यू दे माने वह उनको उन्होंने, वह उनको उन्होंने, इसके लिए दे का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट और भी होते हैं जिसमें मान लीजिए कि कई लोग हैं, लड़कियां मतलब लड़कियों, बहुत सी लड़कियां हैं, बच्चे, बहुत बच्चे हो गए, चिड़ियां, बहुत चिड़ियां हो गई, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो इसको भी आप जाने रहेंगे तभी आगे आपको समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉजिटिव सेंटेंस आज के डेट में समझ गए होंगे। अब हम अगले दिन इसी के साथ, ये आप स्पेशली समझ लीजिए, फिर अगले दिन हम नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो नेगेटिव आप समझेंगे। धन्यवाद।